सांवरा छत्तीसगढ़ की एक आदिम जनजाति। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा तथा महासमुंद जिलों में निवास करते हैं। इस जनजाति की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 64,000 थी। अनुमान है कि सन 2001 में ये बढ़कर 90,000 के करीब हो गई होगी। इसमें स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक है। सांवरा जनजाति के लोग सामान्यतः मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग सांवला तथा चेहरा चौड़ा होता है और नाक नक्श प्रायः मोटे। शरीर भी छरहरा न होकर कुछ स्थूल होता है। वैसे तो इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है, परंतु उड़ीसा के निकटवर्ती जिलों रायगढ़ और महासमुंद में बसने वाले सांवरा जनजाति के लोग उड़िया एवं छत्तीसगढ़ी की मिलीजुली बोली बोलते हैं। आमतौर पर सांवरा जनजाति के लोग खुद को रामायण में वर्णित सबरी, जिसके जूठे मगर स्नेह में डूबे पैरों को भगवान राम ने बड़े प्रेम से खाया था, का वंशज मानते हैं। सांवरा जनजाति के परंपरागत विश्वास के अनुसार बिलासपुर जिले में स्थित सिवरी नारायण का यह मंदिर उनके शबरी के वंशज होने का प्रमाण है। उनकी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण शबरी के पिता शबर महाराज ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए स्वयं नारायण ने उनको सपने में आकर आदेश दिया था। किसी समय सवर नारायण के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर आज शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास बसी आबादी में सांवरा जनजाति के लोगों की बहुलता है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बिखरे सांवरा जनजाति के लोग मेकल, रायगढ़ और सिहावा जैसी छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच के हरे भरे जंगलातों में तथा महानदी और उसकी सहायक विश्वनाथ, माठ, खारून, अरपा और हसदो जैसी नदियों के किनारे रहते हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, सदाबहार जंगल और कल कल करती बहती नदियां, प्रकृति ने यहां अपना भरपूर सौंदर्य बिखेरा है। दूसरे जनजातियों की तरह सांवरा भी वनों में ही रहा करते थे, परंतु समय के साथ ये जंगलों से बाहर निकले और इन्होंने भी अपने गांव बसाए। इनकी झोपड़ियों की दीवारें सामान्यतया मिट्टी की और छतें फूस की होती हैं, पर अब कुछ मकानों की दीवारें पत्थर की और छतें खपरेल की बनने लगी हैं। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की अनेक खानों की मौजूदगी से सांवरा लोगों को पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। घर का फर्श अब भी प्रायः मिट्टी का ही होता है। इसे महिलाएं गोबर से लीपती हैं। घरेलू सामान के तौर पर इन घरों में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस अनाज रखने की कोठी, मूसल, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के सामान, धीर, हथाड़ी, थोड़े से खेती के उपकरण और धान कूटने की
ढेकी। पहले के मिट्टी के बर्तनों की जगह अब एल्यूमीनियम और पीतल के बर्तनों ने ले लिया है। खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इनके भोजन में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार की चीजें आती हैं। ये चावल के साथ मौसम की साग सब्जियां, कोदो, उड़द तथा मूंग की दाल और मुर्गा मछली तथा बकरे का मांस खाते हैं। खेती इनका परंपरागत पेशा नहीं रहा है, बल्कि विषैले सांपों को पकड़ना और सांपों का तमाशा दिखाकर जीवन बसर करना, यही इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। पहला तो हम सांप दिखाते थे, चावल और पैसा जो मिलता था उसी में हमारा जीवन यापन करता था। कभी तो कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, कभी तो खाना के टाइम नहीं था। अभी जो रोजी रोटी हम कर रहे हैं, अभी धंधा कुछ कुछ 2-4 साल हो रहा है, कुछ कुछ छोड़ दिया है, तो कुछ कुछ भगवान के प्रभाव से कुछ कुछ चलता है। समय के साथ ये जंगलों से बाहर आए और नई जीवन पद्धति शुरू की। आज सावरा जनजाति के अधिकांश लोग खेती करते हैं। खेतों की जोत प्रायः छोटी है और समुचित सिंचाई के अभाव में उपज कम। बहुत से लोग भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। खेती की स्थिति अभी वर्तमान में देखें तो इनमें बहुत कम होती जा रही है। 50% से अधिकांश लोगों के पास जमीन नहीं, जमीन विहीन है। तो स्थिति तो दयनीय है। जो शासन उनको खेती दे रही है, 2.5 एकड़ के आसपास तक शासन, स्वयं छत्तीसगढ़ शासन भी उनको, जो खेती विहीन लोग हैं उनको जमीन दे रही है, पट्टे भी दे रही है उनको। परंतु जिस प्रकार की स्थिति अभी पैदा हो रही है, बरसात की स्थिति जिस टाइप की हो रही है, समय में पानी नहीं गिर रहा है, उस स्थिति में उस खेती से उनका जीवन यापन संभव नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। इस कटोरे को भरने में सावरा आदिवासियों की भी भूमिका है। गौरतलब है कि धान की बुआई से लेकर कटाई तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फसल को ये अपने आंगन में इकट्ठा करते हैं और परंपरागत तरीके से धान निकालते हैं। धान से चावल निकालने के लिए ढेकी का प्रयोग किया जाता है, जिसे अमूमन महिलाएं ही चलाती हैं। अगली फसल आने तक धान को पूंज के रूप में संरक्षित किया जाता है। धान के अलावा ये लोग अपने साधनों, जमीन की गुणवत्ता तथा सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार साग सब्जी, उड़द, मूंग, मूंगफली तथा मिर्च भी उपजाते हैं। सावरा जनजाति के लोग अपने आसपास के जंगलों से कंदमूल, तेंदुपत्ता, महुआ, डोरी, लाख, गोंद, रेशम, चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा और सरई के बीज आदि को इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। बाजार के लिए ये लोग बांस की टोकरियां तथा झाड़ू भी बनाते हैं। अपने सामान को बेचने का काम आमतौर पर सावरा महिलाएं ही करती हैं, परंतु ज्यादातर महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण बाजार में इनका भरपूर शोषण होता है। आम महिलाओं की तरह सावरा जनजाति की महिलाएं भी श्रृंगार प्रिय होती हैं। चांदी एवं पीतल के आभूषण पहनना इन्हें पसंद है। लड़कियां अधिकांश रूप से नाक में एक कील पहनती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं नाक के दोनों तरफ कील पहनती हैं। इसे स्थानीय भाषा में फूली कहते हैं। इसके अलावा गोदना सावरा जनजाति की महिलाओं की शरीर सज्जा तथा उनके सौंदर्यपरक भावों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गोदने का श्रृंगार पक्ष के अलावा एक सशक्त भावनात्मक पक्ष भी है। ये किशोरियों के लिए उनके पिता के घर की अंतिम भावुक निशानी भी होती है, जिसे वे पूरी उम्र तन से लगाए रखती हैं। लंबे बाल और जूड़ा बनाना इनके केश विन्यास में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं घुटनों तक उठी साड़ी पहनती हैं,
जिसे लोगड़ा कहते हैं। ये महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती हैं। शहरी इलाकों के आसपास रहने वाली महिलाओं के पहनावे में शहरी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पहले सावरा पुरुष साधारणतः धोती पहनते थे, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता था। पर आज वे बंडी, कमीज तथा पैंट भी पहनने लगे हैं। सावरा जनजाति के पुरुष परंपरागत जाति पंचायत का गठन करते हैं, जिसमें एक मुखिया का चुनाव किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गोटिया कहते हैं। विभिन्न गांवों के गोटिया आपस में एक चक अर्थात निर्धारित क्षेत्र के मुकद्दम और दीवान का चुनाव करते हैं। जाति पंचायत में सभापति और कोषाध्यक्ष भी होता है। गांव के गोटिया को सार्वजनिक, व्यक्तिगत झगड़ों और अन्य सामाजिक मामलों में न्याय करने का हक होता है। अपराध साबित होने पर अपराधी को दंड स्वरूप कुछ रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ते हैं। पंचायत की अवहेलना करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सावरा जनजाति की 3 प्रमुख उपजातियां हैं: बड़े सावरा, आड़े सावरा तथा ठाकुर सावरा। इनके गोत्रों की संख्या 80 के लगभग है। इन गोत्रों में भैंसा, घोड़े, बाघ, कुंदला, बनफूल, बीछी, बगुला नाग, कंसा, गुरिया, बाहरा, भटिया, हथिया आदि हैं। विवाह अपनी ही उपजाति के अलग गोत्र में होता है। सावरा जनजाति में विवाह का प्रस्ताव लड़के वालों की ओर से आता है। लड़की पसंद होने पर लड़की वाले वधू पक्ष को अपने घर बात पक्की करने के लिए न्योता देते हैं। विवाह का मुहूर्त प्रायः जनवरी से मार्च के दौरान ही निकलता है। विवाह की रस्में 3 दिनों में संपन्न होती हैं। पहले दिन दूल्हा तथा दुल्हन को अपने अपने घरों में तिल का तेल पिलाया जाता है। दूसरे दिन हल्दी लगाने की रस्म होती है। तीसरे दिन शाम को बारात आती है। विवाह प्रायः रात को होता है। विवाह की रस्में इनकी वैगा द्वारा संपन्न की जाती है। विवाह पूर्व बकरे की बलि देना इनकी परंपरा है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर लोगों का शराब पीना लगभग अनिवार्य होता है। विवाह के बाद यदि तलाक की नौबत आती है तो फैसला जाति पंचायत करती है। जाति पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। तलाक के बाद दुल्हन अपने साथ लाए वधू धन को वापस ले आती है, लेकिन बच्चे पर पिता का अधिकार होता है, क्योंकि सावरा समाज की मान्यता के अनुसार खेत में बीज बोने वाला ही फसल का हकदार होता है। पुनर्विवाह सावरा लोगों में मान्य है। विवाह के पश्चात गर्भ ठहरने पर कोई विशेष संस्कार नहीं होता। प्रसूता को कुल्थी की दाल, खम्हार की छाल का काढ़ा, सौंठ, पीपर, गुड़ तथा नारियल आदि खिलाते हैं। पहले नवजात शिशु की नाल खपरे से काटी जाती थी, परंतु आज शिक्षित लोग ब्लेड का इस्तेमाल करने लगे हैं। सावरा जनजाति के लोग धार्मिक विचारों के होते हैं। ये सिवरी नारायण के अलावा अपने कुल देवता, दुल्हा देव, ठाकुर देव आदि को विशेष रूप से पूजते हैं। प्रत्येक गोत्र के अलग अलग कुल देवता होते हैं, जो घर के एक कोने में या ताकों पर प्रतिष्ठित किए जाते हैं। ये भगवान शिव, राधा कृष्ण तथा बजरंग बली की भी आराधना करते हैं। प्रत्येक वर्ष अपनी परंपरानुसार ये नागमत की पूजा करते हैं। नागमत की पूजा जेठानी या सावन से लेकर दीपावली के बीच किसी एक शुभ दिन की जाती है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और नाग देवता की आराधना करते हैं तथा सांप का विष उतारने की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये वेल के पवित्र वृक्ष को एक ही सांस में काटकर उसकी लकड़ी अपने साथ ले जाते हैं। लकड़ी पर नाग देवता का चित्र अंकित कर उनकी पूजा करते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार जिन जिन भक्तों पर नाग देवता की कृपा हो जाती है, वे सांप की तरह लौटने लगते हैं। इसके बाद इन्हें मंत्र देकर इनकी साधना को सफल बनाया जाता है।
सावरा जनजाति अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए कर्मा का त्योहार मनाते हैं। इसमें पुरुष अपने नृत्य से भगवान को रिझाते हैं। नृत्य के दौरान राधा कृष्ण के भजनों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सावरा पुरुष मादर, झांझ और खंजनी की मधुर ताल पर नाचते हैं। जिस दिन नई फसल पहली बार पकाई जाती है, उस दिन नुआखाई का त्योहार मनाते हैं। वर्तमान समय में सावरा जनजाति के लोगों पर अपने आसपास की जातियों के पर्व त्योहारों का भी प्रभाव पड़ा है। अंधविश्वासों में भी इनकी गहरी आस्था है। अक्सर बीमारियों के इलाज के लिए ये डॉक्टर से पहले वैगा से संपर्क करते हैं। इनकी धारणा है कि झाड़ फूंक से वैगा इनको बीमारियों से मुक्ति दिला सकते हैं। वैगा अपनी पूजा में मुर्गे की बलि, चावल तथा फल फूल आदि का प्रयोग करते हैं और रोगी के ग्रह निवारण के लिए पूजन सामग्री को पूजा के बाद बीच चौराहे पर छोड़ देते हैं। लेकिन वैगा की जड़ी बूटियां छोटे मोटे रोगों में कारगर सिद्ध होती हैं। ये जंगलों से लिमामदान, सेमरदाना, वन हल्दी जैसी जड़ी बूटियां लाते हैं और इनसे तैयार औषधियों से चेचक, बुखार, मलेरिया, पीलिया आदि रोगों का इलाज करते हैं। सावरा जनजाति की लोक कलाएं वर्तमान समय में लुप्त प्राय हैं। पहले यहाँ गेड़ी प्रचलित थी, जो आज यदा कदा ही नजर आती है। इसी प्रकार इनका लोकप्रिय दंडा नृत्य भी अब कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हालात का प्रभाव इन पर स्पष्ट दिखाई देता है। आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। फलस्वरूप इन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रत्येक गांव में बिजली तथा पानी की व्यवस्था है। सरकार द्वारा सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए हैं। इन विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की मुफ्त व्यवस्था है। शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए आदिवासी छात्रावासों का निर्माण भी किया गया है। इन छात्रावासों में निशुल्क आवासों, खेलकूद के सामान तथा पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था है। शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। राज्य छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति आदिवासियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर स्कूल जाने के लिए 10 महीने के लिए दिया जाता है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन। जो आदिवासी लड़कियां 5वीं कक्षा पास कर आगे की पढ़ाई जारी रखती हैं, उन्हें 500 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। निशुल्क पुस्तकों का वितरण। कक्षा 1 तथा 2 के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें निशुल्क प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें रोजगार को प्रमुखता दी जा रही है। उनको किस तरह से रोजगार में लगाया जा सके, उसके लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। प्रशिक्षण की योजना हम लोग विभाग भी चलाता है, दूसरे कई विभाग भी चलाते हैं। और इसके साथ साथ मार्केटिंग की भी उनको सहायता देते हैं। फिर कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट्स हैं हम लोग के, जो सामाजिक विकास के काम करते हैं। इसमें हमारा स्वयं का विभाग भी है और सरकार के जो अन्य विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग है या ऊर्जा विभाग है या
सड़क निर्माण विभाग है जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, या सिंचाई विभाग है, ये सभी भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे आदिवासियों के लाभ के लिए योजनाएं चलाते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत आदिवासियों को मकान मुहैया कराए गए हैं। इनके निर्माण में श्रम आदिवासियों का होता है और ईंट, रेत, सीमेंट आदि की व्यवस्था सरकार करती है। सूखे से निपटने और आदिवासियों का पलायन रोकने के लिए काम के बदले अनाज योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत गांव में सड़क एवं तालाब का निर्माण किया जाता है और मजदूरी के रूप में काम करने वाले को चावल और रुपए दिए जाते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय सरकार के सहयोग से अनेक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। सावरा जनजाति के गांवों में भी ऐसे समूह स्थापित किए गए हैं। इन समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं ने स्वरोजगार से जुड़ी अनेक गतिविधियां प्रारंभ की हैं। महिला गृह उद्योग संबंधी बड़ी, पापड़, नमकीन, अचार बनाना, दोना, पत्तल, झाड़ू, बांस की टोकरी, सूप बनाना, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई। कृषि संबंधी धान से चावल बनाना, साग भाजी उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती। पशुपालन संबंधी गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा रेशम कीट पालन। आज सावरा जनजाति शासकीय सुविधाओं का उपयोग करते हुए विकास के नए दौर में सम्मिलित हो रही है। इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति दिनों दिन बेहतर होने लगी है। शिक्षा का व्यापक प्रसार हो रहा है तथा ये तमाम अंधविश्वासों से मुक्त होकर आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करने लगे हैं। केंद्र सरकार और निजी संस्थाएं इनकी उन्नति के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। फलस्वरूप सावरा जनजाति अपने परंपरागत सांस्कृतिक धरोहर को संजोए एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर है।